नमस्कार। उपनिषद फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ ब्राह्मण समाज एकता अस्मिता मंच के अध्यक्ष श्री पंडित राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान हैं आज हमारे साथ। राकेश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप प्लीज जल्दी से एक इंट्रोडक्शन कर दें ताकि हम आगे की कार्रवाई शुरू करें। आज हमारे बीच में पंडित प्रेम गुरु जी उपस्थित हैं। आप मध्य प्रदेश व्यापारी प्रकोष्ठ भाजपा के प्रदेश संयोजक एवं कार्यालय मंत्री हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। आज हम इनके साथ में कोरोना जैसे स्थितियों को, जो कोविड-19 जो चल रहा है ना, इसमें व्यापारियों की क्या स्थिति है उसके संबंध में इनसे चर्चा करेंगे। और हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जो सब लोग दिख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से जो लोग इस चर्चा में शामिल होते हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आज हमारे बीच में व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जी हैं, प्रदेश सह संयोजक हैं, तो आप उनके माध्यम से सुने कि आज की व्यापारियों की क्या पीड़ा है और उसके क्या निदान है। रितेश जी, मैं चाहूंगा कि अगले प्रश्न के साथ आप प्रेम जी से रूबरू हो। जी जरूर। तो प्रेम भैया, ये प्रश्न आपसे पूछना बहुत अनिवार्य है और हमें लगता है कि आपका उत्तर बहुत हम सब के लिए या सारे देखने सुनने वालों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि एक तरफ तो आप राजनीति से जुड़े अपने छात्र अवस्था से ही, भाजपा से आप बहुत पहले से जुड़े रहे हैं, साथ के साथ आप एक बड़े अनुभवी व्यापारी भी हैं, उद्योगपति भी हैं, आपकी फैक्ट्री भी है, आपका रिटेल आउटलेट भी है और साथ के साथ समाज के प्रति भी आपकी सद्भावना संवेदना हमेशा से रही है। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि जो पिछले 3 महीने से जो हमने पूरे विश्व में कोरोना का जो महामारी को फैलते हुए देखा है, इसका एक बहुत बड़ा असर व्यापारी वर्ग पे पड़ा है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है समाज का। एक तो वो प्रबुद्ध भी है, धर्म कर्म में काफी आस्था रखता है और वो संपन्न भी है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वो समाज का। और अगर ये हिस्सा कमजोर होता हो तो राष्ट्र भी कमजोर हो जाता है। तो इसी मान्यता के साथ मैं समझना चाहूंगा कि वस्तु स्थिति क्या है आज, कम से कम मध्य प्रदेश में हर जिले में सारे व्यापारियों के आप संपर्क में हैं, जरा सा हमें बताएं कि आज की वस्तु स्थिति क्या है। जी नमस्कार रितेश जी और राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ऐसे कार्यक्रम में बुलाया। और ये पहला चैनल है जो ये अपना चैनल प्रयास कर रहा है कि हर विषय को टच किया जाए। मैं आपके कई चैनलों को देख रहा हूं जिसमें आपने सूर्य ग्रहण से लेकर समय समय पर अलग अलग विषय उठाए हैं। उसके लिए मैं आपको भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ की ओर से साधुवाद देता हूं। अब व्यापारी की बात करें, आपने व्यापारी के बारे में बहुत अच्छे सवाल पूछे। कोविड-19 जो वैश्विक बीमारी विश्व में फैली है, वो अचानक हमारे देश में आई, छुप के आई, वो दिखती नहीं है, केवल होती है और उससे सीधा आदमी पीड़ित होता है। ये ऐसी बीमारी है जिसका ना तो कोई अभी तक वैक्सीन बनी थी, ना कोई दवा बनी थी, ना कोई इसका इलाज संभव था हिंदुस्तान में। और हमारे बीच में अचानक एक नई बीमारी आ गई। अचानक बीमारी आ गई, अचानक इस देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने निर्णय लिया कि हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया जाए। इससे बचने का यही उपाय है कि क्या करें और क्या ना करें, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परंतु जो नैसर्गिक व्यापारी का स्वभाव है कि हर समय जहां भी कोई परेशानी होती है, जहां भी कोई दिक्कत आती है, ऐसे मेरी आवाज आ रही है आपको
रितेश जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है भाई साहब, आ रही है। तो ऐसे माहौल में व्यापारी फिर भी अपने घर से निकला और जो गरीब समाज के तबके थे, निचले तबके थे, उनको भरपूर मदद की है। खुद का व्यवसाय बंद करके वो गरीब तबके का हाथ थाम लेना, ये व्यापारी की निशानी होती है। जो खानदानी व्यापारी होता है, जो व्यापारी करता है, वो अपने उस समाज को जिससे वो अर्थ कमाता है, उसको परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता। ये व्यापारी। तो व्यापारी ने 3 महीने में अपना सारा व्यवसाय बंद किया, सारा अर्थ को अपने ऊपर झेला, जो उसके साथ परेशानी थी उसको झेला, अपने कर्मचारियों को उसने देखा, और ये सब देखने के बाद में उसने सारे जो कर्मचारी थे उनका ध्यान रखा, अपने समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग का ध्यान रखा। उसको जो व्यवस्था कर सकते थे, जो मदद कर सकते थे, राशन, भोजन, पानी, स्वास्थ्य सेवा और भी जो व्यवस्थाएं होती है, वो सब व्यापारी ने किया। और मैंने एक एक जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसकी रिपोर्ट ली है। ये मेरे पास रिकॉर्डेड है। हर जिले की करीब 54 जिले में हमने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी है। कहाँ किस व्यापारी ने क्या काम किया है, कहाँ किस व्यापारी को क्या परेशानी हुई है, उसको दूर करने का, निदान करने का भी हमने कार्य किया है। तो व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो हर समय देश में, ये अनादिकाल से चला आ रहा है कि जब भी देश पे कोई विपत्ति आई है, चाहे महाराणा प्रताप के जमाने से लीजिए, तो भामा शाह इसके एक उदाहरण है कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप जी के सामने ला के रख दी थी और कहा था इससे आप सेना तैयार कीजिए और आप हथियार तैयार कीजिए। तो जब भी देश में विपत्ति आएगी, ये व्यापारी प्रकोष्ठ, ये भारतीय जनता पार्टी के सारे व्यापारी और ये प्रदेश के सारे व्यापारी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, तन मन धन से इस देश की सेवा, इस प्रदेश की सेवा, इस शहर की सेवा करते हैं, वो करते रहेंगे। सही कहा भाई साहब आपने। बल्कि भोपाल में तो हमने आपको खूब दौड़ भाग करते हुए देखा। जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, तब भी आप दौड़ धूप कर रहे थे। आज भाजपा की सरकार है, तब भी आप दौड़ धूप कर रहे हैं। तो आपका प्रयत्न तो प्रत्यक्ष तौर पे दिख रहा है, लेकिन अगर आप अपने फोन पे हाथ रख लेंगे तो हमें आप नहीं दिखेंगे। तो, अच्छा तो जी मैं आपसे जी एक प्रश्न दूसरे एंगल से भी पूछना चाहूँगा। एक अभी मेरी हाल ही में बात हो रही थी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर हैं, कि हमने अपने अखबार में उसको छापा भी। तो एक प्रश्न हमने उनसे ये पूछा कि भाई, कोरोना पूरी दुनिया में फैला, भारत में भी फैला, पूरी दुनिया में बहुत लोग संक्रमित हुए, भारत में भी बहुत लोग संक्रमित हुए, लेकिन जो मृत्यु दर बाकी देशों में है, वो मृत्यु दर भारत में नहीं देखी गई। तो उसका एक जवाब उन्होंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये दिया कि भारत में 50% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो जमीन से यानी खेती से जुड़ी हुई है, और ये कोरोना की महामारी जो है वो ज्यादा शहरों में देखी जा रही है। अच्छा, पीछे कुछ दिनों में मैंने ये भी देखा कि व्यापारी वर्ग जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसकी खेती से कहीं ना कोई कोई ताल्लुक है, वो फिर भी औरों की तुलना में आज उतनी परेशानी में नहीं है जितने कि वो लोग हैं जो कि सिर्फ अपने दुकान, व्यवसाय, व्यापार के ऊपर निर्भर रहे हैं। आपको ऐसी कोई बात देखने को मिली है, या आपका अनुभव कुछ भिन्न रहा है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन सवाल किया रितेश जी। और ये बड़ा ऐसा सवाल है कि इसमें व्यापारी के और उसके प्रकार इससे साबित होते हैं। एक व्यापारी वो होता है जो छोटा व्यापारी कहलाता है, जिसको हम लघु और सूक्ष्म व्यापारी कहते हैं। वो जो व्यापारी है, जिसको हम हमारी भाषा में, भाजपा की भाषा में और संगठन की भाषा में, हम उसको बाजार प्रमुख की संज्ञा देते हैं, हाट बाजार प्रमुख की भी संज्ञा देते हैं। और हाट बाजार में सब्जी मार्केट अलग होता है, मसाला मार्केट अलग होता है, गेहूं मार्केट, अनाज मार्केट अलग होता है और पशु मार्केट अलग होता है। ऐसे छोटे छोटे हाट बाजार जहाँ लगते हैं, तो इस टाइप की व्यवस्था हमारी अनादिकाल से चली आ रही है।
तो उस व्यवस्था में जो डेली उपयोग का सामान बेचने वाले और शाम को कमा के खाने वाले थे, वो व्यापारी थोड़े परेशान। ऐसे छोटे-छोटे रेस्टोरेंट वाले जो थे, ऐसे हमारे साथ में नाई की दुकान वाले व्यापारी है, छोटी और दुकानें हैं इसी उसमें, तो वो लोग ज़रूर बहुत ज़्यादा परेशान हुए। अब जिनका था, बड़ा काम है, थोड़ा उससे और ऊपर है जाना। जब थोड़ा उससे और ऊपर है जाते हैं, तो दूसरे जो व्यापारी हैं, वो 3 महीने की मार्च को जो व्यवस्था बंद हो गई थी, करने में थोड़ा-सा सक्षम और क्षमता दिखाई भी। सबसे छोटे व्यापारी ने इस समय क्या किया कि व्यापारी है, वो व्यापारी उतार-चढ़ाव दुनिया के बहुत अच्छे से जानता है, खासकर हिंदुस्तान का व्यापारी, क्योंकि हिंदुस्तान में व्यापार की अपार संभावना है, ये आप जानते हैं। यहाँ मिट्टी से लेके सोना और हीरे तक बिकते हैं, केवल बेचने वाला चाहिए। ये व्यापारी है और व्यापार जब खुला भी रहता है तो उसमें उतार-चढ़ाव, अप एंड डाउन आते हैं, जिसको सहन करने की नेशन की क्षमता भारतीय व्यापारियों को ईश्वर ने प्रदत्त की हुई है। इसलिए वो कभी ये चिंता नहीं करता है। उसका एक व्यवसाय अनाज का बंद हुआ तो उसने सब्जी के काम बेचना शुरू कर दिए शासन से अनुमति लेके। उसने अपना दूसरा उन दिनों के लिए व्यवसाय शुरू कर दिया। बड़े व्यापारी ने छोटे व्यापारी की मदद करना शुरू कर दिया। जो हमारे बड़े व्यापारी है जहां से हमारा भी माल आता है, उन्होंने हमको फोन करके पूछा, साहब जब भी कुछ लगे तो आप बताइए जरूर, व्यापार तो हम करते रहेंगे। ये हिंदुस्तान है। ये जमीन जो आपने इंटरव्यू में अभी मैंने ही पढ़ा था, वो असल में जमीन ये है कि हम एक दूसरे से चाहे कुछ भी करते रहे, लेकिन जब हमारे ऊपर आपत्ति काल आता है तो हम सब एक होते। ये हिंदुस्तान की अनेकता में विशेषता वाला मामला है। यहाँ की जलवायु, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की आधी आधी से ज्यादा व्यापारिक व्यवस्था किसानों के हाथ में। हमारा किसान मंडी में सामान खरीदता है। किसान के पास में केवल साल में 2 या 3 बार मुश्किल से फसल आती है, लेकिन उसका साल भर का खर्च व्यापारी के सहयोग से किसान का चलता रहता है। वो आदान प्रदान करता रहता है। ये हमारे यहाँ व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है। उसको व्यापारी किसान मिलकर निरंतर उसको निभाते चले आ रहे हैं। इसलिए ये देश छोटी मोटी ऐसी आपदाओं से परेशान होने वाला नहीं है। व्यापारी को परेशानी हो सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए परेशानी में नहीं डाल सकता। और शासन ने जो उसकी मदद करी है, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी और यहाँ के लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा, नेताओं को। उन्होंने जो मदद करी है, वो जो समय समय पे व्यापारियों को, किसानों के हित में निर्णय लेते चले गए, उसके कारण हम अति शीघ्र इस संकट से और तेजी से बाहर आ गए। जी भाई साहब, 2 प्रश्न यहाँ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा और ज़मीनी अनुभव के अनुसार पूछना चाहूँगा, और सिर्फ इन प्रश्नों के जवाब सिर्फ शब्दों के तौर पे नहीं, बल्कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि आपका सहयोग भी हम चाहेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न ज़मीन पे खड़े हैं जिनको सुलझाना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1, आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार ने जो है एमएसएमई सेक्टर, जो लघु सूक्ष्म उद्योग सेक्टर हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, खास तौर पे जैसे आपने कहा सूक्ष्म व्यापारी जो है, उनके लिए काफ़ी सहयोग का, अनुदान का जो है की घोषणा की गई। पर जमीन पे प्रॉब्लम ये है कि बैंक में जब जाते हैं तो बैंक का मैनेजर कहता है कि जी हमारे पास कोई सर्कुलर नहीं आया हुआ है, जी हम कोई अनुदान, हमारे पास कोई प्रोसीजर नहीं है, हम ये अनुदान कैसे दें। अब अभी जो 20 लाख करोड़ वाला रुपए वाला जो पूरा का पूरा अभी प्रधानमंत्री जी ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो उसको उजागर किया, तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सुंदर चीज थी। उसमें युवकों के लिए भी बड़ी अच्छी बात थी कि भाई आपको लोन मिल जाएगा, आपको गारंटी की जरूरत नहीं है। तो सरकार की मंशा तो बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर वो बैंक उसको प्रोवाइड ही ना करे और बैंकों के अगर वो चक्कर ही लगाता रहे, और यहाँ दूसरी बात तो ये भी है कि अगर कहीं लोन मिल भी रहा है तो उसमें 30-35%, 40% तक बैंक मैनेजर या बैंक कर्मचारी अपने पास रखवा ले रहे हैं। तो एक तरफ मिल नहीं रहा है, दूसरी तरफ आधा या आधे के करीब अगर वो उसको घूस देना पड़ जाए, तो फिर इस मदद का आम आदमी को कैसे फायदा होएगा। एक ये मतलब मैं आपके ध्यान आकर्षण में भी लाना चाह रहा हूँ और आपका मत जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस दिशा में एक व्यापारी होने के नाते और एक भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ता होने के नाते भी क्या इस दिशा में आपकी आपका जो है हेल्प मिल सकता है आम लोगों को? ये जो आपने 20 लाख करोड़ वाली जो बात करी है, इसको भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री ने, उनकी कैबिनेट मंत्री ने इसको अधिकारियों के साथ बैठ के अभी डिफाइन किया। कल एक घोषणा की गई जिसमें 12 लाख रुपया सूक्ष्म व्यापारियों के लिए बैंक को आदेश दिया गया है कैबिनेट से पास करने। और जब कोई चीज, ये आप जानते हैं, कैबिनेट से पास होके जाती है तो वो नियम बन जाती है, कानून बन जाती है। तो वो बैंकों को दिया गया जिसमें 2% मात्र ब्याज लिया जाएगा और उसमें जो छोटे व्यापारी हैं उनको वो लोन दिया जाएगा उनकी आय के हिसाब से। नंबर 1। नंबर 2, मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन विभाग, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योजना में इसको पैसे दिया है और अभी आपने इसका विज्ञापन भी जगह जगह टीवी के माध्यम से देखा होगा, कई जगह देखा होगा कि 10,000 रुपए का लोन नगरीय प्रशासन में जाइए बगैर किसी गारंटी के, नगरीय प्रशासन में वो लोन वहां अपना जमा कराइए, आधार कार्ड जमा कराइए, आईडी जमा कराइए और आप व्यापारी हैं, ठेला चलाते हैं, हाथ ठेले चलाते हैं, मूंगफली का ठेला लगाते हैं, उमचे का ठेला लगाते हैं, छोटे फुल्की के व्यापारी हैं, सब्जी के व्यापारी हैं, फलों के व्यापारी हैं, ये छोटे छोटे व्यापारी जो है, हाथ ठेला वाले जो व्यापारी हैं, इनकी संख्या मध्य प्रदेश में हजारों लाखों में है। इनके लिए 10-10 हजार रुपए का लोन बगैर किसी ब्याज के आपको तत्काल दिया जा रहा है, जो 24 घंटे के अंदर दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी योजना है अपने आप में, जिससे जो छोटे व्यापारी हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाएंगे और वो जब पैसा मार्केट में आएगा तो हमारी जो वित्तीय समस्या, जो हमारे मार्केट में मंदी बाड़ा जिसको हम कहते हैं, उससे हमें बहुत जल्दी निजात मिलेगी। बीच में आपकी बात से मैं सहमत हूं कि बैंक वाले अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लें, अपने ऊपर जवाबदारी ना लें, मेरी सीआर अच्छी बनी रहे, मेरी रिकवरी रेट अच्छा बना रहा है, इसका ज्यादा ध्यान रखते हैं। बनस्पत इसके, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि किसी की हम मदद कर दें। ये तो अपने आप को कर्मचारियों को, बैंक कर्मचारियों को, बैंक के अधिकारियों को ये अपने आप में साबित करना पड़ेगा कि आप कितने ईमानदार हैं और काम के प्रति कितने वफादार हैं। जो इस देश को, अगर सीमा पे जवान लड़ता है और खेत में किसान लड़ता है, तो बैंक और ऑफिसों में कर्मचारियों को भी उतनी निष्ठा से काम करना पड़ेगा। जब इस देश का उद्धार होगा और ये देश वास्तव में विश्व गुरु बनेगा। जी जी, धन्यवाद। एक आखिरी प्रश्न पर मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे मैं आपसे मिल करके आपसे अनुरोध करूंगा कि एक आध बार बैंक आपके साथ चलें और देखें जरा कैसे आंसर्स दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना काल के अभी का जो मौका है ये बहुत अच्छा अवसर के तौर पे भी है। और ऐसे में अगर, और सरकार भी चाह रही है कि पूंजी की वजह से व्यापार में कोई कमी ना आए, और अगर पूंजी मिलेगी ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये अवसर चूक जाएगा। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं चाहूंगा कि एक बार आपके मदद से इसमें हम जमीनी वस्तु स्थिति को देखें ताकि हम उसके ऊपर कुछ पॉजिटिव एक्शन ले सकें। एक बात तो ये। दूसरा आखिरी प्रश्न जो मेरा रहेगा वो, आप जानते हैं कोरोना चीन से निकला, 3 महीने के अंदर अंदर जो है पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था, क्या पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तरीके से चरमरा गई है। वुहान से कोरोना वायरस बीजिंग नहीं पहुंचा, लेकिन वुहान से कोरोना वायरस भारत, इटली, अमेरिका, स्पेन, जापान सब तरफ पहुंच गया। अब चीन हमारे बॉर्डर के ऊपर जो है तैनात हो गया हुआ है। तो एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है हमारे ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आ रहे हैं। अब भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है वो चीन के लिए 2% है, यानी कि 100 रुपए का व्यापार अगर चीन का है तो 2 रुपए का व्यापार मात्र भारत से होता है। आज अगर हम 2 रुपए का व्यापार बंद भी कर दें तो भी चीन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में
और खास तौर पे अगर हम देखें दिवाली में झालर से लेकर के अगरबत्ती तक हमारा जो है चीन से ही बन करके आ रहा है। आप एक उद्योग भी चला रहे हैं और आप रिटेल व्यवसाय भी कर रहे हैं। भविष्य में आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता नहीं है कि हमें सारे समाज के सारे पक्षों को एक बार मिल बैठ करके दोबारा से स्लेट साफ करके फिर से सोचने की जरूरत है कि हमारा सारी पद्धति जो चलती आ रही है क्या वो सही दिशा में जा रही है? क्या अगर सही दिशा में जाना है तो कैसे उसको सही दिशा में लाया जा सकता है? एक तरीके से कंट्रोल ऑल्ट डिलीट या रिबूट करके हम अपने आप को फिर से स्टार्ट करने की तरफ दिशा में जाने की सोच सकते हैं। क्या आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है इस दिशा में? रितेश जी, आपने ये जो सवाल किया है ये इतना मार्मिक सवाल है, और मैं ये सोच रहा था कि ये शायद पहला सवाल हो जाए तो मैं बहुत विस्तार से इसको जवाब दूं। आप तो इसका पहला, जवाब अपने मन से दीजिए सर, खुले में। जी बिल्कुल खुले में मैं आपको दूंगा। ये जो आपने आज सवाल किया है, इसको लेके प्रधानमंत्री जी जब से शपथ ग्रहण करी है 2014 से, उसके 1 साल के बाद में उन्होंने कौशल विकास पे जोर दिया। कौशल विकास क्या था? कौशल विकास ये था कि जो अपने कम पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन टेक्निकल है, हमारा यहाँ का दिमाग जो है वो बड़ा टेक्निकल है। शिक्षा तो एक नौकरी पाने का जरिया है, लेकिन विकास बुद्धि जो है ईश्वर ने हमको बहुत दी हुई। हमारे गांव का एक किसान इतनी जुगाड़ से काम कर लेता है कि उसके आगे इंजीनियर फेल है। कि हमको ईश्वर ने कुछ दिया हुआ है। तो कौशल विकास यहीं से शुरू किया था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और वो यह चाहते थे। उन्होंने जो संकुल है स्कूल, उन्होंने वहां पर हर एक एक संकुल में, एक एक विधानसभा के में 4-4, 5-5 संकुल स्कूल होते हैं, उसमें एक कमरा बनवा के टेक्निकल लोगों को जो 10वीं पास 11वीं पास है उनको वहां ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है। और आज भी भोपाल के कई स्कूलों में ये काम चल रहा है। जो चौराहे पे बैठते हैं, पीठे पे बैठते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे प्लम्बर है, बहुत अच्छे बढ़ई है, बहुत अच्छे कारीगर है, मिस्त्री हैं, वो लोगों को सर्टिफिकेट वहां से देंगे तो ये गवर्नमेंट के भी छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जाके नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक तरीके से कह दे तो आईटीआई में शिक्षा 8वीं पास या 10वीं पास चाहिए, लेकिन वो भी सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको इसका सर्टिफिकेट देने की बात करी थी हम। और इस देश में आप भी जानते हैं, इस देश में लोग गरीब थे लेकिन किसी जमाने में बेरोजगार नहीं थे। हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो हमारे टेक्निकल कामों पे ही थी और कामों पे ही है। हम गांव में निवास करते थे, अलग अलग लोग काम करते थे। बढ़ई बढ़ई का काम करता था, लोहार लोहार का काम करता था, सुनार सुनार का काम करते थे, नाई नाई का काम करता था साहब, ठीक है ना, मोची मोची का काम करता था, ढीमर पानी भरने का काम करता था, जो दूसरे मटका बनाने वाले जो समाज है वो अपना वो काम करते थे, यादव दूध का काम करता था, किसान बाकी के जो उनके और भी परिवार के लोग होते थे बाद में किसानी करते थे। तो गरीबी थी परंतु बेरोजगारी नहीं थी। इस देश का मुझे कहने में कहीं शर्म नहीं है। इस देश को गांधी जी चाहते थे इस देश का गांव से जोड़ा जाए, लेकिन ये देश का विकास केवल शहरों तक ही रह गया। अब गांव की तरफ मोदी जी ने आने के बाद में इसको जमीन से जोड़ना शुरू किया। क्या कारण था कि 6,000 रुपए की नौकरी करके हमारा एक टेक्निकल आदमी जो बढ़ई का काम करता है, मेरे यहाँ करते हैं बाहर से आके लोग काम, वो आके हमारे यहाँ काम करता है। मैंने कई अच्छे अच्छे कारीगरों को देखे हैं जो होटल में वेटर का काम करते हैं साहब, बहुत अच्छे कारीगर हैं, लेकिन गांव में वो काम नहीं करते जो उनके पुश्तैनी लोग करते थे। इसका जिम्मेदार कौन है? किसी ने कभी इस व्यवस्था पे ध्यान दिया? नहीं दिया। क्या हमने उनको वहीं सरसब्ज किया है? नहीं किया है। अब ये व्यवस्था हमने शुरू की है, अब ये व्यवस्था होना शुरू हुई है कि गांव का ही ऐसा विकास कर दो, गांव में ही इसको इतना रोजगार दे दो कि उसको शहर आने की जरूरत नहीं है। आज बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे जो हजारों लाखों लोग बॉम्बे और शहर से, दिल्ली शहर से, बड़े बड़े महानगरों से अपने गांव की ओर भागे। क्यों भागे हैं?
क्या उनके पास में 3 महीने की, अगर आपको 20 साल बॉम्बे में रहते हो गए तो 3 महीने का भोजन की व्यवस्था नहीं थी आपके पास। तो जब आप 10 साल 15 साल से बॉम्बे में रह रहे हैं, वो 3 महीने का भोजन आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो काम अपने गांव में आके शुरू करिए ना। हाँ, तो बॉम्बे में क्यों रह रहे तो हैं ये फिर आप? हमारी, आप क्यों रह रहे हैं? अगर आप 3 महीने का भोजन 20 साल में बॉम्बे में रह के इकट्ठा नहीं कर पाए, आप घर नहीं कर पाए, अपने रहने की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो आपका घर तो आपका पैतृक दिया हुआ था, आप क्यों छोड़ के गए थे? आखिर उसी गांव में आपको आके निवास मिला, वहीं पर आके आपको कोरोना से आपको जीत हाँ, मिली, उसी गांव में, उसी गांव की भूमि ने आपको शरण दी है। तो जो आपकी जड़ है, उस जड़ में ही आपको शरण मिलेगी। कोई भी फलदार पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, अगर उसकी जड़ कमजोर होगी तो पेड़ में फल नहीं लगेंगे, पत्ते और शाखाएं भी सूख जाएंगी। अरे किया। तो यही हमारे समाज का हो रहा है, यही हमारे समाज का है कि बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल लोग हैं। ताजमहल क्या विदेशियों ने बनाया? क्या इतनी सारी अजंता एलोरा की गुफाएं क्या विदेशियों ने बनाई है? क्या मखमल ढाका में जो बनती थी 40 मीटर की मखमल, एक माचिस के डब्बे के अंदर रख दी जाती थी, वो क्या विदेशियों ने बनाई थी? कलकत्ता के कारीगर हुआ करते। जूट और पटसन का व्यापार क्या हालत हो गई? हमारे यहाँ का जो कॉटन था, साउथ का जो कॉटन कहलाता है, चंदेरी की सिल्क कहलाती है, महेश्वरी की सिल्क कहलाती है, साउथ की जो सिल्क कहलाती है, ये कारीगर, ये उद्योग क्यों नहीं संभाले हम? क्यों चाइना की तरफ देख रहे हैं? अगर हमने इन उद्योगों को सपोर्ट कर दिया, चाइना की कंपनी में हम 14,000 15,000 नौकरी करने के लिए हम यहाँ से अहमदाबाद और बॉम्बे चले जाते हैं 20,000 की नौकरी करने, लेकिन वो कारीगर यहाँ चंदेरी में बैठ के 10,000 रुपए 12,000 रुपए में चंदेरी की साड़ी नहीं बनाएगा, महेश्वर की साड़ी नहीं बनाएगा। ये विसंगति क्यों आ गई हमारे समाज में? और इसके कारण हमारे समाज को, हमारे लोगों को खुद ही परेशान होना पड़ा है। ये लोकल से वोकल का फिर से नारा दिया है, स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया है, और इस पर मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि लोकल, मेड इन इंडिया जो लोग हैं, और जो इंडिया के लोग हैं, वो केवल लोकल उत्पादन पर ज्यादा ध्यान दें। लोकल उत्पादन पे हम ज्यादा ध्यान देंगे तो चीन हो चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हो, हमारे आगे नतमस्तक हो जाएगी। दुर्भाग्य यह है कि चीन में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता, लेकिन रंग, सारी मूर्तियां, सारी राखियां, अभी राखी आ रही है, क्यों हम चाइना की राखी खरीदें? हम कुसुमल धागे से राखी बांधेंगे तो भी हमारे रक्षाबंधन का वो सूत्र कहलाएगा, पवित्र सूत्र। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी बहनों ने चाइना की राखी अपने भाई को बांधी, तो ये मानिए कि आपने मदद की है चाइना की। आप देशी एक राखी बनाइए और अपने घर में बना के अपने भाई को राखी बनाइए, दीजिए। और व्यापारियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़े से प्रलोभन में, थोड़े से लालच में आप चाइना का माल बेचना तत्काल बंद कर दे। वो हमारे पैसे लेके हम ही पे, हमारी सीमाओं पे अतिक्रमण करता है, हम ही से वो घुर्राता है। हमारे देश में अगर पैसा रहेगा, हमारे देश के लोगों को पैसा मिलेगा, उसी पैसे से हम आधुनिक हथियार खरीदेंगे। मजाले कोई देश हमारी तरफ आंख उठा के देख सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लोकल, स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी लोगों को प्रोत्साहित करें। हो सकता है उतना सुंदर ना हो, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ वो चीज आपसे टिकाऊ बहुत मिलेगी आपको। जी भाई साहब। भाई साहब, जी मेरा रितेश जी। मेरा निवेदन ये रहेगा, आप आपको मैं बताऊं, अध्ययन करना थोड़ा सा मेरा शौक है, और चाइना के विषय को मैंने थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस विषय को गहराई में समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और हमारे समाज में व्यवस्था भी नहीं है कि जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर चर्चा विचर्चा ऐसी हो सके कि जिसमें सही वस्तु स्थिति पता चल सके। अब समय कम है। राकेश भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि एक मौका फिर और ऐसा दें, और आपके पास तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश ही है। आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर एक बार खुलकर जानकार लोगों के साथ विमर्श हो, ताकि हम समझ सकें कि ये षड्यंत्र कहाँ है। जैसे 2 मिनट में मैं, अगर आप अनुमति दें, तो मैं जरा सा आपको आपके ध्यान में लेकर के आना चाहूंगा ये बात कि जी बोलिए।
चीन में करीब हम 85 से 90 बिलियन डॉलर का हम व्यापार कर रहे हैं। इस 87-90 बिलियन डॉलर में जो 2/3 हिस्सा है वो हमारा इंपोर्ट है, और जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम दोनों की प्रवृत्ति को देखें तो हमें पता चलता है कि हम एक मोमबत्ती की तरीके से चीन ने हमें बना रखा है और दोनों तरफ से आग लगा रखी है। क्या हो रहा है, चीन को पता है कि चीन 30% अपना खाद्य आवश्यकता इंपोर्ट करता है। चीन को यह भी पता है कि भारत की खेती की धरती ऐसी है कि भारत की जनसंख्या अगर डबल भी हो जाए तो भी भारत को खाद्य इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए? तो चीन ने का एक स्ट्रैटेजी ये है कि अगर भारत की खेती बर्बाद कर दी जाए तो भारत को भी उनके तरीके से खाद्य इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो बर्बाद कैसे किया जाए? तो जिस भी देश की खेती बर्बाद करनी है प्रेम भैया, उस देश से रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करने लग जाइए। यानी आयरन ओर, कोयला, ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी? वहां मिलेंगी जहां पे आपके जंगल होंगे। आपको अगर ये निकालना है तो जंगल काटना पड़ेगा। आपको, आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ, 13 लाख हेक्टेयर जंगल हर वर्ष कट रहा है भारत में। 13 लाख हेक्टेयर। ये जंगल हैं जो पानी रोकते हैं, जिसकी वजह से नदियां चलती हैं, जिसकी वजह से जमीन में नमी रहती है। अब आपको याद है पिछली बार टिड्डियों का हमला कब हुआ था भारतवर्ष में? लेकिन इस वर्ष हुआ है। ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि हमारी खेती की जमीन रेतीली होती जा रही है। जहां रेतीली खेत होगी, क्योंकि टिड्डी को हरियाली भी चाहिए और रेत भी चाहिए, ये वही संभव है जहां पे खेत रेतीली हो रही है। तो चीन का षड्यंत्र है, इंपोर्ट कर लो इनसे खनिज, ताकि ये अपने जंगल काट काट करके हमें डॉलर लेने के लिए खनिज दे दें, और उसी का इस्तेमाल करके घटिया माल इनको प्रोवाइड कर दीजिए जो कि हम अपने व्यवसाय में रिटेल कर दें। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत की सरकारें अभी तक जो करती रही, मुझे डाउट है कि वो बहुत अच्छे से चीजों को समझती रही होंगी, लेकिन अब तो सरकार बदली, और अगर अब भी पुरानी सरकारों के तौर तरीके से ही अगर माहौल चलता रहेगा तो फिर नई सरकार का फायदा क्या है? तो मेरा अनुरोध आपसे ये है कि आपके पास क्षमता है, इसके ऊपर कम से कम आप विमर्श आरंभ करवाएं। हम जो सहयोग कर सकते होंगे वो आपको करेंगे, लेकिन कम से कम एक विमर्श आरंभ करवाएं, नहीं तो ये देश बहुत तेजी से गड्ढे में जा रहा है और हम जितना मर्जी छाती पीटते रहें, इसका रुकावट नहीं हो पाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रितेश जी। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और जिसको जनता नहीं समझ पा रही, और कुछ समझ रही है तो कुछ कर नहीं पा रही है और करने की कोशिश भी नहीं कर रही है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, आपके साथ मिलकर और पूरी आपकी टीम के साथ मिलकर, मेरी अपनी पूरी टीम, आप मध्य प्रदेश के पूरे 54 जिले हैं, आपकी हर संभाग, हर जिले स्तर पर एक संगोष्ठी का आयोजन में करने थे। आप समय बताएं, समय तय करें, मैं हर जिला संयोजक के साथ बैठकर, व्यापारियों के साथ बैठकर इसकी हम संगोष्ठी करेंगे, और संगोष्ठी करके कारण निदान और ये लोगों को समझाएंगे। और ये मानिए कि लोगों की समझ में आना शुरू हो गया है और इसमें बहुत जल्दी परिवर्तन होगा, बहुत तेजी से परिवर्तन होगा, ये हम मान के चले। और जब भी मेरे लायक कोई काम हो, मेरे लायक कोई सेवा हो, मैं आपके पूरे चैनल के साथ, आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, तत्पर रहूंगा। व्यापार को लेके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को लेकर हम लोग इस चर्चा में शामिल हुए और बहुत अच्छा सुझाव आपका मिला और पूरे व्यापारियों को इसका मैसेज जाएगा। मैं एक चीज़ और सबको बताना चाहता हूँ कि उपनिषद फाउंडेशन जो चैनल है उसको आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह वो चैनल है कि जिससे मैं हर प्रकार के, हर व्यापारी हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे व्यापारी व्यक्ति हो, चाहे राजनीतिक हो,
चाहे धार्मिक हो। इस चैनल के माध्यम से हम ऐसे विषय लेकर आएंगे जो सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय की परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रेम गुरु जी, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। ओह